गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा की दो कविताएं हैं। यह दंतुरित मुस्कान और फसल, इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। दोनों कविताओं पर हम चर्चा करेंगे कि ये दोनों कविताएं हमारे सिलेबस में क्यों दी गई हैं, इन कविताओं को हमारे सिलेबस में देने का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, हम इन कविताओं से क्या सीख सकते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। ये कविताएं जिंदगी में हमारे कहाँ कहाँ काम आने वाली हैं। कविता के दो पोर्शन हैं। पहला है इसका उद्देश्य, इसका मकसद, और दूसरा है इसका सार। सबसे पहले हम कविता के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे और पहली जो कविता है यह है दंतुरित मुस्कान। इसके हम उद्देश्य को लेकर चर्चा करेंगे कि दंतुरित मुस्कान जो है इसका उद्देश्य क्या है। दंतुरित मुस्कान के उद्देश्य पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक अमीर औरत अपने बच्चे का टिफिन लंच बॉक्स लेकर स्कूल जाती है। वहां चपरासी से बात करती है और कहती है कि टिफिन लो और मेरे बेटे को दे देना। जो पियून है वह पूछती है कि आपके बेटे का नाम क्या है, वह कौन सी क्लास में पढ़ता है, ताकि मैं उसे लंच बॉक्स दे सकूं। अमीर औरत ने घमंड से कहा, मेरा बेटा सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर बच्चा है, आप ये टिफिन लें और स्कूल में जो सबसे सुंदर बच्चा है उसे ये टिफिन, उसे ये लंच बॉक्स दे देना। जो पियून है उसके हाथों से लंच बॉक्स लेकर स्कूल में जाती है, क्लासरूम में जाती है, और उसे जो बच्चा सबसे सुंदर दिखाई देता है वह उसे लंच बॉक्स दे देती है। उस अमीर औरत का बच्चा स्कूल ओवर होने के बाद, छुट्टी के बाद घर जाता है। घर जाकर अपनी माँ से शिकायत करता है, आज मैं भूखा रह गया, आपने मेरे लिए खाना नहीं भेजा। उसकी माँ कहती है, बेटा मैंने तो बहुत लजीज खाना बनाया था, बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनाया था, और मैं आपके स्कूल में देकर आई थी, क्या तुम्हें नहीं मिला? बच्चे ने इनकार में सिर हिला दिया। अगले दिन अमीर औरत स्कूल जाती है, प्रिंसिपल सर से मिलती है और कहती है कि मैंने आपकी फला फला चपरासी को टिफिन दिया था और कहा था कि मेरे बेटे को दे देना, और उसने मेरे बेटे को नहीं दिया। प्रधानाचार्य जी उस पियून को, उस चपरासी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपको कल इन औरत ने एक टिफिन दिया था अपने बच्चे को देने के लिए, आपने इन बच्चे को टिफिन क्यों नहीं दिया? चपरासी कहती है, सर मैंने इनसे कहा था आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसका नाम क्या है, ताकि मैं उस बच्चे को टिफिन दे सकूं, लंच बॉक्स दे सकूं। लेकिन इन्होंने कहा आपको स्कूल में जो बच्चा सबसे सुंदर लगता है आप उस बच्चे को ये टिफिन दे देना। माफ करना सर, मैं एक माँ हूं, मेरे लिए अपनी औलाद से बढ़कर कोई सुंदर नहीं है, और मैंने ये टिफिन अपने बच्चे को दे दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि एक माता पिता के लिए उसकी औलाद से, उसकी संतान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। उनके लिए अपनी संतान से बढ़कर कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। वे जो कुछ काम करते हैं अपनी संतान के लिए, वे जो सपने देखते हैं अपनी संतान के लिए, यहां तक कि उनकी आप बच्चों से जो अपेक्षाएं होती हैं, जो आशाएं होती हैं, वे भी आपके लिए होते हैं। उनके खुद के सपने खुद के नहीं होते हैं, अपने बच्चों के लिए होते हैं। ऐसे में आप सभी बच्चों का फर्ज बनता है कि अपने माता पिता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने का प्रयास करें। आजकल हम आमतौर पर अखबार में पढ़ते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, टीवी में देखते हैं कि माता पिता बच्चों से हद से ज्यादा अपेक्षाएं रख रहे हैं, इच्छाएं रख रहे हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, ये उनकी मजबूरी है। वे अपनी संतान से इतना लाड प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वे भूल जाते हैं कि हम अनजाने में अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। वे आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई गिला शिकवा नहीं है, इसके पीछे कोई बुरी भावना नहीं है। इसके पीछे केवल एक ही सोच है कि आगे जाकर समाज में, हमारे देश में, पूरे संसार में हमारा बच्चा सूर्य के समान चमके, उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैले, हमारा बच्चा देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करे, मानवता को कल्याण के रास्ते पर ले जाए। ये उसका मकसद होता है और इसलिए वे आपसे अपेक्षाएं करते हैं, आपसे इच्छाएं रखते हैं। चलिए अब हम जो दूसरी हमारी कविता है फसल, उसके हम उद्देश्य पर चर्चा करेंगे कि फसल का चैप्टर यहां क्यों दिया गया है। क्या हम किसान हैं? क्या 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा खेतीबाड़ी करता है? क्या 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को बीज के बारे में, पानी के बारे में, खेतीबाड़ी के बारे में ज्ञान होना जरूरी है? नहीं। इस मकसद से ये कविता हमारे सिलेबस में नहीं दी गई है। फसल कविता हमारे सिलेबस में दी गई है और इसका प्रमुख उद्देश्य है, इसका मकसद है कि हमें फसल को उपजाने वाले, पैदा करने वाले तत्वों के माध्यम से एक प्रतीकात्मक जानकारी हो। तो यहां अब दंतुरित मुस्कान का जो सार है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। दंतुरित मुस्कान और फसल कविता के कवि नागार्जुन हैं। कवि नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के रहे हैं। ये कभी एक समाज से दूसरे समाज में, यहाँ तक कि विदेशों में भी इन्होंने यात्राएं की हैं। मूल रूप से ये इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये अनेक देशों में घूमने के लिए गए। हिंदू धर्म में इनका जन्म हुआ। ये श्रीलंका गए और वहाँ बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और इसके बाद इनका नाम नागार्जुन पड़ा। ये कवि नागार्जुन जब अपने घर आते हैं तो अपने घर में एक 10-12 महीने यानी 1 साल से छोटे बच्चे को देखते हैं। जब देखते हैं, क्योंकि पहले चिट्ठी पत्रिका या सूचना प्रसारण का या टेलीफोन जैसी सुविधाएं नहीं होती थी। जब ये यहाँ आते हैं तो इन्हें जानकारी होती है कि यह आपका बेटा है। ये 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 1 साल के बाद अपने घर वापिस आए हूं, क्योंकि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, बार बार बाहर रहते थे। तो ये उस बच्चे को देखते हैं, इन्हें पता चलता है कि ये तो मेरा ही बेटा है, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चे को देखकर मोहित हो जाते हैं। मन में सोचते हैं कि कितना सुंदर बच्चा है। इस बच्चे को अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति भी देख ले तो उसमें प्राणों का संचार हो सकता है, उसके जीवन में फिर से प्राण आ सकते हैं। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति में कभी भी प्राण नहीं आ सकते हैं। इसी प्रकार कवि कहता है कि इस बच्चे ने जो मेरे झोंपड़ी में, मेरे गरीब खाने में, मेरे छोटे से मकान में जन्म लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि मानो ये कमल का फूल है जो तालाब में खिलता है, लेकिन आज मेरी झोंपड़ी में खिल गया है। अगर कोई पाश्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति, कोई राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर इस बच्चे के संपर्क में आ जाए तो ये बच्चा उसे भी पिघलाकर उस पत्थर दिल इंसान को भी एक विनम्र हृदय मनुष्य बना सकता है। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि हे बेटे, हे पुत्र, मैं तो यहाँ लंबे समय के बाद आया हूं और तुम्हारी परवरिश तुम्हारी माँ ने की है। वह तुम्हारी माँ धन्य है और मैं तुम्हारी माँ को धन्य मानता हूं जिन्होंने एक ऐसा उपहार मुझे दिया है। तो इस प्रकार कवि उस बच्चे की दंतुरित मुस्कान, जो दूध या दांतों की मुस्कान है, सौंदर्य है, उसका वर्णन करता है। फसल कविता पर चर्चा करते हैं। फसल कविता में कवि कहता है कि फसल को पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान है। फसल जब उगती है तो सबसे पहले हमें बीज की जरूरत होती है। अगर बीज नहीं होगा तो फसल पैदा नहीं हो सकती है।
बीज को जब हमने जमीन में बो दिया तो उसके बाद हमें पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं होगा तो बीज आप बेशक धरती में गाड़ दें, बो दें, वह पैदा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार उसमें समय समय पर खाद डालना होता है, उसमें कीटनाशकों का छिड़काव करना होता है, हमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना होता है, उसमें हमें खाद देना होता है, हमें उसे उचित मात्रा में धूप देनी होती है, सूर्य की किरणें देनी होती हैं, उचित मात्रा में उसे तापमान देना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, कहने का अर्थ है कि एक फसल के लिए बहुत से साधनों की आवश्यकता होती है। उसके लिए जल चाहिए, लोगों की मेहनत चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, निराई गुड़ाई चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि हम कोई भी काम करते हैं, सपोज करो आज का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हमारी क्षितिज बुक जरूरी है, अध्यापक का होना जरूरी है, हमारा होना जरूरी है, हमारा जो दिमाग है उसका कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से हम क्या सीखते हैं ये जरूरी है। इसके लिए समय निकालना भी जरूरी है। और इस प्रकार हमारी पढ़ाई में बहुत से तत्वों का सहयोग है, योगदान है। एक किसान की खेती बाड़ी में बहुत से तत्वों का योगदान है। हमारे देश की उन्नति और प्रगति में बहुत से तत्वों का योगदान है। कोई फौजी की भूमिका महत्वपूर्ण मानता है, कोई राजनेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानता है, कोई अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण मानता है, कोई सफाई कर्मचारी की भूमिका महत्वपूर्ण मानता है, कोई डॉक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण मानता है, तो कोई इंजीनियर की भूमिका महत्वपूर्ण मानता है। प्रिय विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य है कि हमारे लिए किसी भी एक सफलता के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, उसके बहुत से तत्व होते हैं और ये सभी तत्व मिलकर हमें उस कार्य के प्रति सफल होने में हमारी सहायता करते हैं, हमें योगदान देते हैं। आशा और अपेक्षा है कि आपको ये कविता, इन दोनों कविताओं के उद्देश्य और इनका सार समझ आया होगा। आप अच्छे से इन कविताओं को पहले पढ़ेंगे, शब्दार्थ में कोई समस्या आती है डिक्शनरी से ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलती है आप ग्रुप में डाल दें, हम आपको उसका अर्थ बताएंगे। पहली बार हमने ऑडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया है। महसूस बीच में एक हेजिटेशन हो रही थी, कैसे बोलेंगे, लेकिन जब एक टीचर हेजिटेट होगा तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे और फाइनली शायद हम इसको करने में सफल रहे हैं। कोरोना से बचे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें।